Hello everyone. Hope you all are doing good. So this was the marathon session or marathon series on your different topics. इसमें 6-7 सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो गए. लास्ट सब्जेक्ट हमने जो कंप्लीट किया था वो इरिगेशन था. टुडे विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू सब्जेक्ट विच इज आरसीसी. आज से नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे आरसीसी. तो स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. बेसिक अनाउंसमेंट. मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस हैं, चाहे स्पेशल पे हो चाहे यूट्यूब पे हो, उनको क्लब कर दिया है, कंपाइल कर दिया है एक ही जगह. अगर आपको इन क्लासेस को एक्सेस करना है, यू कैन स्कैन दिस कोड. आप इस कोड को स्कैन कर सकते हो, डायरेक्टली आपको एक्सेस मिल जाएगा मेरी फ्री क्लासेस का. देन 20% ऑफ अवेलेबल है गेट और ईएससी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर. लास्ट डे ऑफर है, यू कैन अवेल इट टुडे. आज आप अवेल कर सकते हैं इसे. देन 20% ऑफ अवेलेबल है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के ऊपर भी. डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, और प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी. देन ये फाइनल कॉल है टू गेट दी प्रिंटेड नोट्स फॉर गेट एंड ईएससी. फाइनल कॉल है गेट और ईएससी के प्रिंटेड नोट्स के लिए. 31 अगस्त तक ही है, इसके बाद आपको ये नोट्स नहीं मिल पाएंगे यहाँ से. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस, हमारा जो कॉम्बैट है वो 28 अगस्त को है. इट इज़ अ स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज. इसमें जो भी स्कॉलरशिप मिलती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए. अप टू 90% सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको. देन गेट इज लेस देन 6 मंथ अवे. 6 महीने बचे हैं गेट के एग्जाम के अंदर. तो आपको अगर अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है तो आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मिनिमल कॉस्ट के ऊपर. देन 1 सितंबर को नया कोर्स लॉन्च हो रहा है. टॉपिक विच इज स्टार्टिंग इज फ्लूइड मैकेनिक्स. जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो फ्लूइड मैकेनिक्स है. देन 25 अगस्त को भी एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है. वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच ऑन 25 अगस्त. जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसमें वो स्ट्रक्चर एनालिसिस है. देन आइकॉनिक के ऊपर टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी गई है. 5 टेस्ट है इसके अंदर. 140 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको उसमें. देन नो कॉस्ट ईएमआई भी लॉन्च हो गई है हमारी. नो कॉस्ट ईएमआई इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन योर सब्सक्रिप्शन इफ यू वांट टू अवेल इट. उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे नए सब्जेक्ट को विच इज़ आरसीसी, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट. तो शुरुआत का जो चैप्टर है वो तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है. कंक्रीट की बेसिक जानकारी दी जाएंगी आपको, कोडल प्रोविजन बताए जाएंगे, पर इंपॉर्टेंट बहुत है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो एक्सपेक्ट करना जो भी एग्जाम आप देते हैं उसमें 3-4 सवाल तो आपको इसमें से मिल जाएंगे. 3-4 प्रॉब्लम्स तो आपको इसमें से मिलेंगे. तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को. तो ये जो आरसीसी हमारा टॉपिक है, ये पार्ट है किसका? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का. अब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को भी ब्रॉडली 2 पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है. एक एनालिसिस पार्ट में और एक डिज़ाइन पार्ट में. कहने का मतलब है पहले में हम स्ट्रक्चर के एनालिसिस करते हैं, दूसरे में हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं. एनालिसिस के लिए आपके 2 सब्जेक्ट हैं, स्ट्रॉम है और टॉस है. तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स. इसमें स्ट्रक्चर की एनालिसिस की जाती है. और जब स्ट्रक्चर की एनालिसिस की जाती है, किन एस्पेक्ट्स को हम डील करते हैं? हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की कंपैटिबिलिटी की, स्ट्रक्चर की एनर्जी की, और स्ट्रक्चर के इक्विलिब्रियम के बारे में. ये तीनों इक्वेशंस आपने यूज़ कर रखी होंगी स्ट्रॉम और टॉस के अंदर. इस एनालिसिस को परफॉर्म करने के बाद हम हमारे स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग करते हैं. अब डिज़ाइनिंग कहाँ का यूज़ होती है? आरसीसी में, जो हमें करना है. प्रीस्ट्रेस कंक्रीट में जो हम करेंगे, और डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर. इसमें किन किन एस्पेक्ट्स का बात रखा जाता है जब डिजाइनिंग करते हैं? वी टेक प्रॉपर केयर अबाउट सेफ्टी ऑफ द स्ट्रक्चर, सर्विसिबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ऑफ द स्ट्रक्चर एंड एस्थेटिक ऑफ द स्ट्रक्चर. अब इन सब में डिफरेंस क्या होता है, इन सबका मतलब क्या होता है, एक एक करके उठाते हैं. पहला उठाया सेफ्टी. अब सेफ्टी क्या है? जो भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हो वो सेफ होना चाहिए विद अ सफिशिएंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोडिंग. जो भी आप लोड लगा रहे हो, हम उसके ऊपर सफिशिएंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाएंगे थ्रू आउट इट्स डिजाइन लाइफ. योर स्ट्रक्चर मस्ट बी सेफ विद अ सफिशिएंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोडिंग that is expected to come on its during the design life. जो भी आप उसकी डिजाइन लाइफ मान के चल रहे हो. जैसे एग्जांपल, इसमें एग्जांपल लिया, आपने बीम को डिजाइन किया. बीम को जब आप डिजाइन करते हो तो आप उसको सेफ बनाते हो अगेंस्ट फेलियर. फेलियर किसके अगेंस्ट? टेंसाइल स्ट्रेसेस के अगेंस्ट. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग द एडिक्वेट रीइंफोर्समेंट. तो जब भी मैं डिजाइन करूंगा मैं ध्यान रखूंगा मेरा स्ट्रक्चर सेफ हो विद अ एडिक्वेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ लोडिंग. नेक्स्ट है सर्विसिबिलिटी. सर्विसिबिलिटी का मतलब जिस काम के लिए आपने स्ट्रक्चर को बनाया है वो काम अपना फुलफिल करे. तो इट सिग्निफाइज दैट द स्ट्रक्चर शुड प्रोवाइड द सर्विस फॉर विच इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड. अगर मुझे सर्विसिबिलिटी बढ़ानी है मेरे स्ट्रक्चर की, तो हम क्या करते हैं, हम सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन की जगह डबली रीइंफोर्स सेक्शन दे देते हैं. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन, यू कैन गो फॉर डबली रीइंफोर्स सेक्शन. रीजन बीइंग दे आर मोर सर्विसेबल. उसकी सर्विसिबिलिटी कंपैरेटिवली क्या होती है? ज़्यादा होती है. कहने का मतलब है अगर सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन बनाया है तो उसमें क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगी. तो अगर क्रैकिंग एक लिमिट से ज़्यादा हो गई, आप उस स्ट्रक्चर को यूज़ ही नहीं करोगे. यू विल नॉट बी यूजिंग दैट स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करोगे इसका मतलब क्या हुआ? वो सर्विसेबल ही नहीं है. इट इज़ नॉट सर्विसेबल. स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ नॉट सर्विसेबल. तो अब सेफ तो है स्ट्रक्चर मेरा, पर मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ.
माई स्ट्रक्चर इज सेफ बट आई एम नॉट एबल टू यूज इट। तो क्लियर चीज। तो जिस काम के लिए आपने स्ट्रक्चर को बनाया है, जिस काम के लिए आपने स्ट्रक्चर को बनाया है, वो काम वो करता रहे कब तक? अपनी डिजाइन लाइफ तक। तो मेरा स्ट्रक्चर फेल नहीं हुआ है, ध्यान रखना इस चीज का। इसके लिए मेरा स्ट्रक्चर फेल नहीं हुआ है, पर सर्विसेबल हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो। तो हमें डिजाइनिंग के टाइम पे उसको सर्विसेबल भी बनाना है। एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, डिफ्लेक्शन का, क्रैकिंग का और वाइब्रेशन का। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू। क्लियर है? कोई पॉइंट रीड करना उसमें से? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी। तो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज ड्यूरेबिलिटी। अब ड्यूरेबिलिटी क्या? A structure should be durable or sustainable for which it is being designed and should perform well within safety limit and serviceability limit. जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है वो सेफ भी हो और सर्विसेबल भी हो और शुड बी सस्टेनेबल फॉर विच इट इज बीइंग डिजाइंड। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा स्ट्रक्चर सर्विसेबल है, अगर मेरा स्ट्रक्चर सर्विसेबल है और मेरा स्ट्रक्चर अगर सेफ है, इसके बाद मैं बात करूंगा उसकी ड्यूरेबिलिटी की। इसका मतलब वो सस्टेनेबिलिटी मिलनी चाहिए मेरे को मेरे स्ट्रक्चर के अंदर। तो जितने भी टाइम के लिए आपने उसको बनाया है उतने टाइम के लिए वो सस्टेनेबल हो। हाउएवर अगर आपने स्ट्रक्चर को सस्टेनेबल बना लिया पर वो सर्विसेबल है, पर वो सर्विसेबल नहीं है और सेफ नहीं है, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आपने स्ट्रक्चर को सस्टेनेबल बना दिया पर आपका स्ट्रक्चर सर्विसेबल नहीं है और सेफ नहीं है, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। अगर सर्विसेबल नहीं है, आप उसको यूज नहीं करोगे, तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने का क्या सेंस हुआ? कोई सेंस नहीं हुआ। उसी तरीके से आपका स्ट्रक्चर सेफ नहीं है, पहले ही फेल कर गया, तो फिर ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने का क्या सेंस हुआ? तो कोई सेंस नहीं बनता। तो कहने का मतलब है आपने जो अपना स्ट्रक्चर बनाया है, जो सर्विसेबल भी है और जो सेफ भी है, उसके बाद आप उसको सस्टेनेबल बनाओगे। आफ्टर दैट यू विल मेक दैट स्ट्रक्चर सस्टेनेबल। क्लियर है? इसका एग्जांपल दे देता हूँ। हम हमारे कंक्रीट में नॉमिनल कवर देते हैं। नॉमिनल कवर देते हैं क्यों? ताकि जो रीइंफोर्समेंट है उसमें क्या नहीं हो, ताकि जो रीइंफोर्समेंट है उसमें क्या नहीं हो, उसमें कोई करोजन नहीं हो। इट डज नॉट अंडरगो एनी करोजन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कवर को प्रोवाइड कर देते हैं। फॉर दैट द कवर इज बीइंग प्रोवाइडेड। लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज इकोनॉमी। अब जब आपने स्ट्रक्चर बना लिया जो सेफ है, जो सर्विसेबल है, जो ड्यूरेबल है, ऑब्वियसली मैं उस डिज़ाइन को प्रेफर करूंगा जिसकी कॉस्ट क्या हो, कम हो। तो ध्यान रखना है, सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इसके बाद आप उसकी कॉस्ट क्या कर दोगे? घटा दोगे। जैसे इसका एग्जांपल देता हूँ, मेंशन भी किया हुआ एग्जांपल यहाँ पे। पहले के टाइम पे क्या करते थे? बीम को अलग कास्ट कर देते और हमारी जो स्लैब है उसको अलग कास्ट कर देते थे। अब हमने क्या किया? डिजाइन के अंदर चेंज किया, हमने मोनोलिथिक कास्टिंग करी बीम और स्लैब की। जैसे ही आप मोनोलिथिक कास्टिंग करोगे, बीम और स्लैब की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी को आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, पर आपने अपने कॉस्ट को क्या कर दिया? घटा दिया। तो आप जब डिजाइनिंग करोगे ध्यान रखोगे आपका स्ट्रक्चर क्या हो? इकोनॉमिकल हो। और लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है हमारी? लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारी एस्थेटिक। जब इतना पैसा हमारा खर्च ही हो रहा है डिजाइन के अंदर, तो हमारा स्ट्रक्चर देखने में भी अच्छा होना चाहिए। इट शुड बी गुड इन अपीयरेंस। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस निकल के आ जाता है। तो हम ज्योमेट्री चेंज कर देते हैं, जैसे कॉलम है, हाफ राउंड सेक्शन बना दिया रेक्टेंगुलर सेक्शन की जगह, तो या कंप्लीटली राउंड बना दिया आपने अपने रेक्टेंगुलर सेक्शन को, तो उससे क्या हुआ? एस्थेटिक इंप्रूव हो जाते हैं। तो अभी तो आपको बस बेसिक इंट्रोडक्शन बताइए। क्या इंट्रोडक्शन बताइए कि भैया जब आप डिजाइनिंग करोगे तो उस डिजाइन के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो हमारी जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक एनालिसिस का एस्पेक्ट है और एक डिजाइन का एस्पेक्ट है। हम किसकी बात करेंगे अभी? हम बात करेंगे डिजाइन एस्पेक्ट की। तो हमारी सारी कहानी चलेगी डिजाइन के अंदर, आरसीसी और प्रीस्ट्रेस कंक्रीट की डिजाइनिंग। क्लियर है पूरी चीज? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब क्या होती है प्लेन सीमेंट कंक्रीट? Plain cement concrete is a paste which is formed by the addition of water in specified proportion in the mixture of binding material, fine aggregate, coarse aggregate and admixture। ये हमने बीएमसी में भी डिस्कस कर रखा है। तो ये वो पेस्ट है जो तब बनेगी जब आप पानी को मिला दो किसके अंदर? एक मिक्सचर के अंदर। किसके मिक्सचर के अंदर? बाइंडिंग मटेरियल का मिक्सचर है, फाइन एग्रीगेट का मिक्सचर है, कोर्स एग्रीगेट का मिक्सचर है और
एडमिक्सचर का मिक्सचर है। क्लियर है चीज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमारा जो कंक्रीट होता है वो इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन। हमारी जो कंक्रीट है वो स्ट्रॉन्ग है किसमें, टेंशन में, पर वो वीक है किसके अंदर, सॉरी हमारी जो कंक्रीट है वो स्ट्रॉन्ग है कंप्रेशन में बट वीक है किसके अंदर, टेंशन के अंदर। सो अवर कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन। तो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसको हम इंक्रीज करा देते हैं, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग द रीइंफोर्समेंट इन इट। अब रीइंफोर्समेंट देने के बहुत सारे तरीके हैं, देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल बाय व्हिच रीइंफोर्समेंट कैन बी गिवन। एनी मटेरियल व्हिच इज स्ट्रॉन्ग इन टेंशन कैन बी यूज्ड फॉर रीइंफोर्समेंट। कोई सा भी मटेरियल जो स्ट्रॉन्ग हो किसके अंदर, टेंशन के अंदर, उसको आप रीइंफोर्समेंट की तरह यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो कंक्रीट है इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 10% होती है, यानी 1/10 होती है किसका, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। एक बेसिक जानकारी दे दी। पीसीसी को कहाँ यूज करते हैं, जनरली मास कंक्रीटिंग में यूज करते हैं। तो वेयर पीसीसी इज बीइंग यूज्ड, पीसीसी इज जनरली यूज फॉर मास कंक्रीटिंग वर्क। जैसे एग्जांपल डैम आ गया। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कंक्रीट इज प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ये पहले तरह का कंक्रीट आ गया। नेक्स्ट आ गया हमारा रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो पीछे ड्रॉबैक क्या थी कंक्रीट की, इट वाज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन, टेंशन में उसकी स्ट्रेंथ कम थी। तो हमने क्या किया, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया ताकि उसकी स्ट्रेंथ क्या कर जाए, बढ़ जाए। सो इफ द कंक्रीट इज रीइंफोर्स्ड, if the concrete is reinforced, it is technically termed as what, reinforced cement concrete। क्यों देते हैं, ताकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाए। जनरली किसे यूज करते हैं एज अ रीइंफोर्समेंट, स्टील बार को यूज करते हैं एज अ रीइंफोर्समेंट। तो स्टील बार्स आर जनरली यूज्ड फॉर रीइंफोर्समेंट ऑफ द कंक्रीट। स्टील बार्स को कहाँ लगाया जाता है, टेंशन जोन में लगाया जाता है, ताकि जो स्टील बार हैं वो हमारे कंक्रीट को फ्री करते हैं किससे, किसी भी टेंसाइल लोडिंग से, किसी भी टेंसाइल लोडिंग से। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, स्टील और कंक्रीट का जो बॉन्ड बनता है वो इंश्योर करता है कि स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी एप्लीकेबल हो जहां पर भी आपने स्टील को प्रोवाइड किया। कहने का मतलब है जितना स्ट्रेन हमारे जितना स्ट्रेन हमारे स्टील के अंदर होगा उतना ही स्ट्रेन हमारे कंक्रीट के अंदर होगा। तो जितना स्ट्रेन स्टील के अंदर होगा उतना ही स्ट्रेन किसके अंदर होगा, कंक्रीट के अंदर होगा। तो जो बॉन्ड होता है हमारे स्टील और सराउंडिंग कंक्रीट के अंदर वो इंश्योर करता है किसको, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी को। नाउ द पॉइंट इज, जो हमारी स्टील है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ तो बढ़ाती है कंक्रीट की, पर साथ में क्या करती है, इसमें डक्टिलिटी भी इंपार्ट कर देती है। अगर डक्टिलिटी इंपार्ट हुई फायदा मिला, कंक्रीट वैसे है ब्रिटल, अगर कंक्रीट का फेलियर हुआ, सडन फेलियर होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। पर स्टील को रीइंफोर्समेंट की तरह यूज करने से एक और एडवांटेज क्या निकल के आती है, एक और एडवांटेज निकल के आती है कि जो कंक्रीट है उसमें डक्टिलिटी भी इंपार्ट हो जाती है। इट ऑल्सो इम्पार्ट्स डक्टिलिटी टू दी कंक्रीट। क्लियर है। डक्टिलिटी का मतलब क्या हुआ, डक्टिलिटी का मतलब क्या हुआ, डक्टिलिटी का मतलब हुआ लार्ज डिफ्लेक्शन ड्यू टू यील्डिंग ऑफ दी स्टील। आपको डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा मिलेगी स्टील के यील्ड होने से, इसका मतलब फेलियर से पहले डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा निकल के आएगी। प्रायर टू द फेलियर ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड। तो ये हमारा रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आपने रीइंफोर्समेंट दी थी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। अब सवाल ये है कि ये टेंशन के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप क्यों होते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट अराइजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स, खूब सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से कंक्रीट में टेंशन आता है। जैसे बेंडिंग की वजह से, तो फ्लेक्सर टेंशन, डायगोनल टेंशन किसकी वजह से, डायगोनल टेंशन किसकी वजह से, शेयर की वजह से। नेक्स्ट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से टेंशन डेवलप हो जाती है, श्रिंकेज की वजह से, या अगर आपने कंक्रीट को रिस्ट्रेन कर रखा है अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, अगर आपने कंक्रीट को रिस्ट्रेन कर रखा है अगेंस्ट डिफॉर्मेशन तो क्या डेवलप हो जाएगी उसमें, टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगी। अंडर दीज कंडीशन reinforcement is provided across the potential tensile crack। इन कंडीशंस में जहां जहां पर टेंडेंसी होती है टेंशन क्रैक डेवलप होने की, वहां वहां हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं, वहां वहां हम प्रोवाइड कर देते हैं स्टील रीइंफोर्समेंट। क्लियर है। नोट कीजिए फटाफट।
कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस, हमारे पास कौन कौन से ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट है। ये जो क्लासिफिकेशन है अपने IS 456 के हिसाब से, जो भी स्पेसिफिकेशन में बताऊंगा वो अपने IS 456 के हिसाब से बताऊंगा। मोर ओवर इन इस कोड के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट लगी हुई है, ध्यान रखना। हो सकता है आपके पास जो कोड हो वो पुराना कोड हो, उसको देख के परेशान मत हो जाना। मेरी सारी स्पेसिफिकेशन लेटेस्ट है। जैसे तो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट विच आर बीइंग डिफाइंड। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट वेरीज फ्रॉम M10 टू M20। कोड में जो ग्रेड्स स्पेसिफाई की हुई हैं वो 5 के मल्टीपल में की हुई हैं, ध्यान रखना। तो हम जब ग्रेड बताते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं, 5 के मल्टीपल में बताते हैं। सो वी टेल द ग्रेड्स in terms of what, in terms of multiples of the 5। तो M10 M15 M20, तो 10 से लेके 20 के बीच में ऑर्डिनरी कंक्रीट। स्टैंडर्ड कंक्रीट 25 से लेके 60 के बीच में, सो M25 से लेके M60 के बीच में। देन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट M65 से लेके M100 के बीच में। ये अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। अभी जो मैंने ग्रेड बताई है आपको कंक्रीट की, जैसे M65 एग्जांपल लिया, इसमें M का मतलब क्या होता है, मिक्स होता है, और ये 65 का मतलब क्या है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। ये जो 65 है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी किसकी, उस सैंपल की जिसके ऊपर आपने टेस्ट परफॉर्म किया। तो क्यूब के सैंपल की, क्यूब कितने साइज का, 150 mm का, कितने ड्यूरेशन बाद, 28 दिन बाद। So this is characteristics compressive strength of concrete at the age of 28 days for 150 mm cube। 150 mm का जो क्यूब है उसके लिए। क्लियर है। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन है कंक्रीट की ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेड। आगे डिफाइन कर रखा है कि डेजिग्नेशन में M का मतलब क्या है वो बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस नोट क्या बोलता है, फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड अबव M60, ध्यान रखना है इसके लिए। So for concrete of grade above M60, design parameters of IS 456 are not valid। जो डिजाइन पैरामीटर है IS 456 के वो वैलिड नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने खुद के टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे और रिजल्ट निकालने पड़ेंगे। तो M60 और उससे ऊपर वाले ग्रेड के लिए आपको अपने टेस्ट खुद परफॉर्म करने हैं और खुद की एनालिसिस करनी है। इसका मतलब कोडल प्रोविजन वैलिड नहीं है, इट मींस कोडल प्रोविजंस आर नॉट वैलिड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो ऑर्डिनरी कंक्रीट है इसको हम यूज करते हैं जनरल RCC वर्क के अंदर, 10 से लेके कहाँ तक, 20 तक। जो स्टैंडर्ड कंक्रीट है उसको हम यूज कर सकते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के अंदर। जो हमारा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है उसको हम यूज करते हैं हाई स्ट्रेंथ RCC स्ट्रक्चर के अंदर। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट जनरल RCC स्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड कंक्रीट प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर, और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट हाई स्ट्रेंथ RCC स्ट्रक्चर। क्लियर है। नोट कर लिया सबने। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट says minimum grade of concrete to be used depends upon the exposure condition that is anticipated during the life of the structure or life of the concrete। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो आपको अप्लाई करनी है वो डिपेंड कर जाएगा उसके एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर जो उसकी लाइफ में मिलेगा आपको। क्योंकि ये जो एक्सपोजर कंडीशन है हमारे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को गवर्न करती है। पीछे डिजाइन में एक एस्पेक्ट था ड्यूरेबिलिटी, तो ये जो एक्सपोजर कंडीशन है ये कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को गवर्न कर जाता है। अब ये एक्सपोजर कंडीशन को तो आगे मैं डिफाइन करके दूंगा, जैसे माइल्ड एक्सपोजर का मतलब क्या होता है या मॉडरेट एक्सपोजर का मतलब क्या होता है या सीवियर का मतलब क्या होता है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। पर अभी के लिए फॉर डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन आपको मिनिमम ग्रेड ऑफ PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा, RCC यानी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। क्लियर है चीज। तो PCC और RCC की वैल्यू आपको दे रखी है फॉर डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस। तो माइल्ड के लिए PCC की कोई ग्रेड स्पेसिफाइड नहीं है, RCC की यूज करोगे M20,
मॉडरेट के लिए पीसीसी की M15, यहाँ पर M25 एंड सो ऑन। एक्सट्रीम के लिए पीसीसी की M25 और आरसीसी के लिए M40। These are the different grades of the concrete which are to be applied. क्लियर है पूरी कहानी? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब पीछे वाली जो टेबल दे रखी थी उससे कुछ जानकारी निकालते हैं। मिनिमम ग्रेड ऑफ प्लेन कंक्रीट फॉर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड, लिखा हुआ था पीछे। सो मिनिमम ग्रेड ऑफ प्लेन कंक्रीट फॉर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड, वो पीछे स्पेसिफाइड नहीं है। देन मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट विच इज बीइंग गिवन फॉर पीसीसी एंड आरसीसी, ये देखो इन जनरल पीसीसी की M15, आरसीसी की कितनी है M20। तो ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव बना के मैंने आपको नोट के फॉर्म में दे दी है, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव बना के मैंने आपको नोट के फॉर्म में दे दी है। नेक्स्ट, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चरल शेल बी M20, क्लियर है? मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट शेल बी M20 एज पर अवर कोड। पर हमारे दूसरा कोड है वो IS 13920, वो बोलता है M25। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट वहां पर वो कितने बजे है, वो सॉरी, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हमारा दूसरा कोड है उसके हिसाब से कितनी है, उसके हिसाब से M25 है। पर कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है? फॉर दी स्ट्रक्चर मोर देन 15 मीटर इन हाइट इन सीस्मिक जोन 3, 4 एंड 5। अगर आपका स्ट्रक्चर है 15 मीटर से ज्यादा हाइट का और सीस्मिक जोन 3, 4, 5 में है, तो आप मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितनी अप्लाई कर दोगे? आप मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितनी अप्लाई कर दोगे? क्लियर है पूरी कहानी? नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है? बट नॉट लेस देन द रिक्वायर्ड बाय IS 456 बेस्ड ऑन एक्सपोजर कंडीशन। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो आपको अप्लाई करना है वो IS 456 की कंडीशन से भी कम नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, वेरी सिवियर कंडीशन है। वेरी सिवियर कंडीशन के लिए IS 456 बोलता है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M35। ठीक है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमने लगाया M35। अब ये जो वेरी सिवियर कंडीशन है इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर है वो 15 मीटर की ज्यादा हाइट का है और सीस्मिक जोन 3, 4, 5 में है। तो IS 13920 के हिसाब से मिनिमम ग्रेड कितनी है? M25। पर IS 456 के हिसाब से कितनी है? M35। तो हम कितनी यूज करेंगे? M35 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करेंगे। तो जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है इट शुड नॉट बी लेस देन रिक्वायर्ड बाय IS 456। हाँ, अगर IS 456 बोलता है कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 से कम है, तो उस सिचुएशन में अगर आपका स्ट्रक्चर 15 मीटर से ज्यादा हाइट का है जोन 3, 4, 5 के अंदर, तब तो आप M25 ही लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर मेरी एनालिसिस स्टार्ट होती है M20 से। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। सो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आ गई, पीसीसी की भी आ गई, आरसीसी की भी आ गई। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब प्री स्ट्रेस कंक्रीट वर्क के लिए पूछता है, फॉर प्री टेंशन कंक्रीट मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M40, पोस्ट टेंशन के लिए M30। तो ये मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आ गया प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन के लिए। ये सारे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं अपने ऑब्जेक्टिव के पर्पस से। विद रिगार्ड टू योर ऑब्जेक्टिव यू टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ दीज पॉइंट्स। सारी स्टैंडर्ड नोटेशंस है। आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है देयर इज नॉर्मली अ गेन ऑफ स्ट्रेंथ बियॉन्ड 28 डेज। 28 दिन बाद भी हमारे कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, पर वो डिपेंड कर जाती है किसके ऊपर? वो डिपेंड कर जाती है एक्सपोजर कंडीशन के ऊपर, टाइप ऑफ सीमेंट के ऊपर, ग्रेड ऑफ सीमेंट के ऊपर और इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर। हमारी जो डिजाइन बेस्ड है वो बेस्ड है किसके ऊपर? 28 दिन की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के ऊपर, अनलेस कोई एविडेंस है जो जस्टिफाई कर दे हायर स्ट्रेंथ को। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड M30 एंड अबव, for concrete of grade M30 and above, the rate of increase of compressive strength with age shall be based upon actual observation। M30 और उससे ज़्यादा ग्रेड का जो कंक्रीट है उसके अंदर जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो आप एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से निकालोगे, वो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती। दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक ये कहानी? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड लोअर देन दी स्पेसिफाइड विच इज स्पेसिफाइड बिफोर, जैसे M20 है, M20 है आरसीसी का, इससे नीचे ग्रेड का जो कंक्रीट है वो कहाँ यूज कर लोगे?
वो कहाँ यूज़ कर लोगे, वो आप यूज़ कर लोगे सिंपल फाउंडेशन वर्क के लिए, या मेसनरी की जो फाउंडेशन बना रहे हो, या दूसरा जो सिंपल काम है, या टेम्परेरी आरसीसी कंस्ट्रक्शन है उसके लिए। कहने का मतलब है नॉन इंजीनियर्ड कामों के लिए या उन इंजीनियरिंग कामों में जिसकी सिग्निफिकेंस कम है, आप जो कंक्रीट है वो लोअर ग्रेड का भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है पूरी कहानी? चलो, तो ये तुम्हारी बेसिक कहानी करो। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। अब क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट? इट इज द एबिलिटी ऑफ द कंक्रीट टू रेजिस्ट द ग्रेजुअल कंप्रेसिव लोड। ये एबिलिटी है कंक्रीट की जिससे वो रेजिस्ट करती है किसको? ग्रेजुअल कंप्रेसिव लोड को। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंक्रीट की। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंक्रीट की किसके अलावा? उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, shear स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, परमिएबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी। और ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम रिलेट कर सकते हैं किसके साथ? ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है उसको हम रिलेट कर सकते हैं किसके साथ? उसको हम रिलेट कर सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के साथ। उसको हम रिलेट कर सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के साथ। नेक्स्ट जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कैसे मेजर किया जाता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड टेस्ट ऑन कंक्रीट ट्यूब या सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन। हमारा कोड स्पेसिफाई करता है क्यूबिकल स्पेसिमेन। क्यूब की साइज होती है 150 mm की। जो टेस्ट परफॉर्म करता है वो 28 दिन पे परफॉर्म किया जाता है। हाँ, अगर आपको रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ निकालनी है तो आप 3 दिन और 7 दिन पे भी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो, पर हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो 28वें दिन पे करते हैं। क्लियर है? चलो, क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? जो भी आप स्ट्रेंथ निकालो क्यूब की उसको आप एक्सप्रेस करो टू द नियरेस्ट ऑफ 0.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। कहने का मतलब है स्ट्रेंथ ये नहीं बोलोगे 23.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर। मैं क्या बोलूंगा? स्ट्रेंथ 23 न्यूटन पर एम स्क्वायर। आई से दी स्ट्रेंथ इज हाउ मच? 23 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये स्ट्रेंथ बोल दूंगा। नेक्स्ट, हमारे कोड के हिसाब से एक सैंपल में कम से कम 3 क्यूब होने चाहिए। देयर आर 3 क्यूब्स। हमारे कोड के हिसाब से एक सैंपल के अंदर आपको 3 क्यूब मिलेंगे। अब जो हमारे सैंपल की स्ट्रेंथ होगी वो होगी एवरेज ऑफ 3 स्पेसिमेन। एवरेज होगा 3 स्पेसिमेन का, इस तरीके से उनके बीच की इंडिविजुअल वेरिएशन कितनी हो? ±15% हो। इससे ज़्यादा वेरिएशन परमिटेड नहीं है हमारे कोड के अंदर। ये वेरिएशन भी क्यों दी हुई है? ये वेरिएशन इसलिए दी हुई है क्योंकि हमारा कॉन्क्रीट क्या होता है? नॉन होमोजीनियस होता है। तो नॉन होमोजेनिटी की वजह से जो वेरिएशन है वो कितनी है? ±15% है। तो जो नॉन होमोजेनिटी है उसकी वजह से जो वेरिएशन है वो ±15% है। नेक्स्ट, जब आप क्यूब को भरोगे, ये जो आपकी टॉप सरफेस है इस पे हम कैपिंग लगाते हैं नीट सीमेंट की, जिसकी थिकनेस रखते हैं 1 से लेकर 3 mm। पर जब लोड अप्लाई करोगे आप यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर, वो लोड अप्लाई करोगे किसके अंदर? जो आपका टॉप सरफेस नहीं है। इसके अलावा 4 फेस हैं आपके पास, एक दो, एक पीछे वाला 3 और एक 4। इसको हम क्या बोलते हैं? फेस विच इज इन टच विद मोल्ड। तो जो फेस मोल्ड के टच में है उसके ऊपर लोड अप्लाई किया जाता है। जो हमारा टॉप सरफेस है जिसपे हमने कैपिंग लगाई है उसके ऊपर लोड नहीं लगाया जाता। ओवर दैट द लोड इज नॉट बीइंग अप्लाइड। क्लियर है?
क्लियर है? हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जब हम ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म करते हैं हमारे क्यूब के ऊपर हमने क्या किया, स्टील प्लेट्स लगाई, फिर हमने लोड को अप्लाई किया। अच्छा, स्टील प्लेट क्यों लगाई जाती है क्यूब के ऊपर? क्यूब के ऊपर ये स्टील प्लेट इसलिए लगाई जाती है ताकि जो स्ट्रेस डेवलप हो यूनिफॉर्मली डेवलप हो, सो दैट द डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेस कम्स आउट टू बी यूनिफॉर्म। तो स्ट्रेस की डेवलपमेंट यूनिफॉर्म निकल के आनी चाहिए। चलो ठीक है, स्ट्रेस की डेवलपमेंट यूनिफॉर्म निकल के आनी चाहिए। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब क्योंकि स्टील की स्ट्रेंथ ज़्यादा है किससे, कंक्रीट से, जो स्ट्रेन डेवलप होता है स्टील के अंदर वो कंक्रीट के कंपैरिजन में कम डेवलप होता है, क्योंकि आपने स्टील और कंक्रीट को कांटेक्ट में लगाया हुआ है और कंप्रेसिव लोड अप्लाई कर रहे हो, दोनों कॉम्पोजिट मेंबर की तरह बिहेव करते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो स्टील है वो कंक्रीट की स्ट्रेन को रोक देता है, तो स्टील में स्ट्रेन कम डेवलप होगा, कंक्रीट में ज़्यादा डेवलप हो गया। आपने स्टील को कंक्रीट के ऊपर रख दिया तो स्टील कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेन की डेवलपमेंट होती है उसको रोकता है। इससे रिजल्ट ये निकल के आता है कि आपको एक्चुअल से ज़्यादा लोड लगाना पड़ता है कंक्रीट को फेल कराने के लिए, क्योंकि फेलियर तो तभी होगी जब आप एक पर्टिकुलर लिमिटिंग स्ट्रेन पे पहुंच जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्टील है वो कंक्रीट के फेलियर को रोकता है, पहली चीज। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो इस टेस्ट के रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आए। थर्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इस टेस्ट का रिजल्ट क्या आता है, एक्चुअल से ज्यादा आ जाता है, क्योंकि आपको ज्यादा लोड लगाना पड़ रहा है कंक्रीट को फेल करने के लिए। अब इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट ऑफ द स्टील। स्टील ने कंक्रीट के फेलियर को रिस्ट्रेन कर दिया। अभी जो रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट है ये कहाँ मिलता है, ये हमें मिलता है स्टील के जस्ट नीचे। तो जहां पर आपने स्टील लगा रखा है उसके जस्ट नीचे रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट मिलती है, और जैसे जैसे आप इससे दूर होते जाओगे ये रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट कम होती जाती है, तो स्टील प्लेट्स के नीचे मिलेगी। तो जो हमारा 150 mm का क्यूब है वो तो हमारा स्टैंडर्ड क्यूब है। अगर मैंने क्यूब की साइज 150 mm से बढ़ा दी तो रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। अगर मैंने क्यूब की साइज 150 mm से घटा दी तो रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब आपको स्ट्रेंथ और ज्यादा मिलेगी, होगी नहीं ज्यादा पर मिलेगी ज्यादा टेस्ट में। वैसे ही अगर आपने क्यूब का साइज बढ़ा दिया आपका रिजल्ट कम आएगा। रिजल्ट कम नहीं है, स्ट्रेंथ कम नहीं है, पर कम आएगा। तो अगर मैं इस चीज को रिलेट करके दिखाऊं विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर विच इज नोन एज स्ट्रेंथ फैक्टर, तो देखो टेबल बनी हुई है। अगर मेरे क्यूब की साइज 150 mm है, स्ट्रेंथ फैक्टर है 1, यानी रेफरेंस। अगर आपने क्यूब की साइज घटाई स्ट्रेंथ ज्यादा आ रही है, किससे, 150 mm की क्यूब से। कितनी ज्यादा आ रही है, 5% ज्यादा। उसी तरीके से अगर मैं साइज बढ़ाऊं तो स्ट्रेंथ फैक्टर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इट इज रिड्यूसिंग। तो ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, ये रिलेशनशिप है हमारे क्यूब के साइज के बीच में और जो उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ आती है निकल के, जो उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ आती है निकल के। क्लियर है? रिपीट करना है इस पहले कुछ? चलो, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब क्यूब की जगह भैया कोई दूसरा स्पेसिमेन भी यूज कर सकते हो, जैसे सिलेंडर यूज कर सकते हो। अब सिलेंडर की जो साइज होती है वो क्यूब की साइज से बड़ी होती है। क्यूब की है 150 mm, सिलेंडर की है 300 mm लेंथ और 150 mm का डायमीटर। तो लेंथ टू डाय रेशियो 2:1 रखा जाता है सिलेंडर के अंदर। तो जो सिलेंडर की स्ट्रेंथ निकल के आती है वो क्यूब के सामने 0.8 टाइम्स निकल के आती है, तो ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू बता दी। अगर आप प्रिज्म यूज कर रहे हो जिसमें आप लेंथ बढ़ाए जा रहे हो, अब आप एरिया नहीं बढ़ा रहे, लेंथ बढ़ाए जा रहे हो, तब भी सेम कहानी मिलेगी। अगर मेरा L/B रेशियो 1 है तब तो ये क्यूब बन गया, तो स्ट्रेंथ फैक्टर कितना है मेरा, स्ट्रेंथ फैक्टर है मेरा 1। पर अगर आप L/B रेशियो बढ़ा रहे हो तो क्या हो रही है, स्ट्रेंथ फैक्टर कम होती जा रही है। L/B रेशियो घटाया, आपका स्ट्रेंथ फैक्टर क्या कर गया, बढ़ गया, योर स्ट्रेंथ फैक्टर इज इंक्रीज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये निकल के आता है, द कंक्लूजन विच इज ड्रॉन इज कि जैसे जैसे आप मटेरियल की या मेंबर की या साइज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट क्या होती जाएगी, वैसे वैसे रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट कम होती जाएगी। So by doing so the restraining effect reduces। तो restraining effect की कहानी है वो बता दी आपको। This is the story of restraining effect which has been mentioned। तो ये तो हमने जनरल बात करी किसकी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। दिस इज जनरल डिस्कशन ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ।
नोट कीजिए फटाफट। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। पीछे हम किसकी बात कर रहे थे? पीछे हम बात कर रहे थे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। तो once a basic idea about compressive strength is given to you, एक बार आपको बेसिक आइडिया दे दिया किसका? एक बार आपको बेसिक आइडिया दे दिया हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। जैसे ही हमने बेसिक आइडिया दिया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, इसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पीछे मैंने आपको बताई थी कि 28वें दिन पे निकालते हैं, 150 mm के क्यूब के ऊपर निकालते हैं। जो ग्रेडिंग में आगे नंबर लिखा होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। अब क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? इट इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। ये वो स्ट्रेंथ है जिससे कम 5% रिजल्ट फॉल करने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। कहने का मतलब है अगर आप 100 सैंपल के ऊपर टेस्ट करोगे, 100 सैंपल के ऊपर टेस्ट करोगे, 100 सैंपल के ऊपर टेस्ट किया, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होगी जिसके नीचे आपको कितने रिजल्ट मिलेंगे? नॉट मोर देन 5%। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जिससे कम 5% रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको, यानी 5% स्ट्रेंथ की वैल्यू नहीं होगी, बाकी सारी स्ट्रेंथ इससे ज्यादा ही होगी। तो आपके सैंपल की स्ट्रेंथ निकल के आई, बस 5 सैंपल ही ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम निकल के आएगी। ये हम कैलकुलेट करते हैं, ये हम कैलकुलेट करते हैं किस पे? ये हम कैलकुलेट करते हैं 28वें दिन पे। क्लियर है चीज? हाउएवर हमारे कंक्रीट की जो हाइड्रेशन है वो होती है इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहती है। क्लियर है चीज? क्लियर है पूरी कहानी? हाँ नोट करो, वही वेट कर ही रहा हूँ तुम्हारा ही नोट करने का।
नोट कर लिया तुमने? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी जो मैंने आपको बोला कि 100 सैंपल के ऊपर आपने टेस्ट किया, उस टेस्ट के रिजल्ट को देखो, इसमें कर्व में बता रखा है। उस टेस्ट के रिजल्ट को इस कर्व पे बता रखा है। क्या है कर्व? वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और हमारे एक्स एक्सिस पे क्या है? स्ट्रेंथ है। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, एक्स एक्सिस पे हमारी स्ट्रेंथ है। ये जानकारी आपको मिल रही है, दिस इज द इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन टू यू। तो स्ट्रेंथ निकल के आई हमारी कितनी? 19.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब कितने सैंपल है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मतलब कितने सैंपल की ये स्ट्रेंथ थी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल। इसको मैं क्या बोल दूंगा? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बोल दूंगा। तो मैंने आपको एक कर्व प्लॉट करके दिखाया, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेंथ की। अब जैसे जैसे मेरे सैंपल बढ़ते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को डिफाइन भी किया हुआ है, नंबर ऑफ सैंपल इन एन इंटरवल टू द टोटल नंबर ऑफ सैंपल। तो number of sample in an interval to the total number of sample will give you frequency density. Now if the number of samples are increased indefinitely, the histogram becomes what? If the number of samples are increased indefinitely, हमारा histogram क्या बन जाएगा? हमारा histogram बन जाएगा frequency distribution curve. Our histogram will become what? Frequency distribution curve. और for most of the engineering material ये जो कर्व होती है ये सिमेट्रिक होती है अबाउट मीन। और अगर मेरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सिमेट्रिक हो जाए अपने मीन के अबाउट, इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या गॉसियन कर्व या बेल कर्व, जो आपको इस तरीके से दिखेगी, जो आपको इस तरीके से दिखेगी। तो अगर आपने नंबर ऑफ सैंपल्स कैसे बना लिए, अगर आपने नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ा लिए इनडेफिनेटली, अगर आपने नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ा लिए इनडेफिनेटली, तो आपको स्ट्रेंथ कर्व इस तरीके से मिलेगी। यू विल गेट दी स्ट्रेंथ कर्व लाइक दिस। हम्म, चले, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, जो स्प्रेड होती है हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन की, ये मेजर होती है हमारे क्वालिटी कंट्रोल का। The spread of the standard deviation is the measure of quality control. The spread of standard deviation is the measure of our quality control. अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, इसका मतलब स्ट्रेंथ में वेरिएशन ज़्यादा है। स्ट्रेंथ में वेरिएशन ज़्यादा क्यों है? आपने क्यूब सेम मटेरियल का बना रखा है, सेम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, सेम आपने लोड अप्लाई किया, इसका मतलब ये कि क्वालिटी कंट्रोल क्या है आपकी? पुअर है। इसका मतलब ये है कि क्वालिटी कंट्रोल क्या है आपकी? पुअर है। तो अगर आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, इसका मतलब क्वालिटी कंट्रोल इज पुअर। अगर आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल है, अगर आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल है, इसका मतलब क्या हुआ? क्वालिटी कंट्रोल बेटर है। तो लेट्स सपोज जब आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो कंक्रीट के सैंपल के ऊपर 3 कर्व आए, तो पहला वाला क्वालिटी कंट्रोल इज वेरी गुड, चेक करो स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरी लेस, वेरिएशन इज वेरी लेस। दूसरे वाले केस में क्या है? दूसरे वाले केस में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्वालिटी कंट्रोल एवरेज है। तीसरे वाले केस में क्या है? तीसरे वाले केस में क्या है? अब ये इंटरमीडिएट आ गई, इंटरमीडिएट आ गई यानी क्वालिटी कंट्रोल गुड है। और बढ़ा दोगे, एक बना देता हूँ, क्वालिटी कंट्रोल पुअर है हमारा। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन और ज़्यादा निकल के आई तो क्वालिटी कंट्रोल हमारी और पुअर हो जाएगी। अगर क्वालिटी कंट्रोल इज पुअर, ये लो बनाई मैंने कर्व, ये वाली है, ये है। तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल क्या हो जाएगी? पुअर। तो जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन, जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी ज़्यादा क्या मिलेगी आपको? जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन उतनी ज़्यादा क्या मिलेगी आपको? पुअर क्वालिटी कंट्रोल मिलेगी। पुअर इज द क्वालिटी कंट्रोल। क्लियर है पूरी कहानी? तो ये बात भी समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं। हम जब भी डिजाइनिंग करते हैं, डिजाइनिंग ऑफ द कंक्रीट इज ऑलवेज बीइंग डन फॉर टारगेट मीन स्ट्रेंथ। डिजाइनिंग ऑफ द कंक्रीट विल ऑलवेज बी डन फॉर व्हाट? टारगेट मीन स्ट्रेंथ। तो डिजाइनिंग हमेशा किसके लिए होगी? टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए होगी। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। अब टारगेट मीन स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे? हम बोलेंगे टारगेट मीन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस के सिग्मा। टारगेट मीन स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस के सिग्मा। तो पहले तो क्या किया हमने? टेस्ट परफॉर्म किया। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, 100 सैंपल का टेस्ट परफॉर्म किया।
मैंने कर्व बनाई, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व निकल के आई। इसमें मैंने क्या किया, टारगेट मीन स्ट्रेंथ को निकाला। टारगेट मीन स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। बीच वाली जो गैप है उसको मैंने क्या बोल दिया, के सिग्मा बोल दिया। अभी जो के है किसके ऊपर डिपेंड कर जाता है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और टारगेट मीन स्ट्रेंथ के बीच की दूरी है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगी, ये डिपेंड कर जाएगी डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। जैसे अभी मैं क्या डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की, स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन दी 5% ऑफ द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन दी 5% ऑफ द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। 5% बोला है ना, तो 5% के लिए के की वैल्यू कुछ और होगी। ये रहा 5% है, के की वैल्यू कितनी है, फॉर 5% द वैल्यू ऑफ के इज हाउ मच, 0.65, सॉरी 65 नहीं है, 1.65 है, इट्स नॉट 65, ये 1.65 होगी। उसी तरीके से 10% के लिए के की वैल्यू कितनी है, फॉर 10% व्हाट द वैल्यू ऑफ के, 1.29। 20% के लिए के की वैल्यू कितनी है, 0.85। 50% के लिए के की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसका मतलब जो हमारा के है वो डिपेंड कर जाता है कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन कितनी है। हम स्टैंडर्ड 5% लेके चलेंगे, पर कई बार सवाल में इसको भी चेंज कर देगा, तो ध्यान रखना। तो एफ सी के ये टेस्ट परफॉर्म करके निकालेंगे, के ये डिपेंड करेगा परसेंटेज डेफिनेशन के ऊपर, सिग्मा हमारी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कोड बोलता है खुद निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कोड बोलता है खुद के निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन अपनी। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, पर कम से कम कितने सैंपल लेने पड़ेंगे, कम से कम आपको सैंपल लेने पड़ेंगे इसके अंदर 30। अब सवाल ये है कि जब मेरे को पता ही नहीं है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, सैंपल कैसे बना लूं। इसलिए शुरुआत में अज्यूम करने के लिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ से ले सकते हो, कोड में से ले सकते हो। तो कोड भी हमें क्या बोलता है, कोड हमें ये बोलता है कि शुरुआत की स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आप यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। शुरुआत में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आप यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। यू मे अज्यूम द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम हियर। अब कितनी है स्टैंडर्ड डेविएशन, 3.5 for these two grade of concrete, then 4 for these two grade of concrete, then M30 से M65। ये स्टैंडर्ड डेविएशन आया, के की वैल्यू परसेंटेज डेफिनेशन से आई, एफ सी के हम टेस्ट परफॉर्म करके निकाल ही लेते हैं। तो आ गई आपकी टारगेट मीन स्ट्रेंथ। फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द टारगेट मीन स्ट्रेंथ। क्लियर है। कोई भी पॉइंट रिपीट करना उसमें से, any of the point to be repeated on this? क्लियर है। अच्छा हाँ देखो, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, फॉर ग्रेड अबव M60 स्टैंडर्ड डेविएशन शैल बी एस्टैब्लिश्ड बाय एक्चुअल ट्रायल्स। जो हमारी टेबल है इसमें भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ तक दिया हुआ है, M60 तक दिया हुआ है। इसके ऊपर वाली ग्रेड के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अपने खुद के ट्रायल से इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जो आपका एक्चुअल ट्रायल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, The above values corresponds to the site control having proper storage for cement। जो ऊपर वाली वैल्यूज है टेबल के अंदर, ये तभी वैलिड है जब आपका साइट पे कंट्रोल है स्टोरेज ऑफ सीमेंट का, वेट बैचिंग कर रहे हो, आप रेगुलर चेक कर रहे हो सारे मटेरियल्स को, पीरियोडिक चेकिंग कर रहे हो वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ की। अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर रहे तो आप इस स्टैंडर्ड डेविएशन को कितना बढ़ा दो, कहाँ गया। अगर आप ये सारी वैल्यू नहीं कर रहे तो आप इस स्टैंडर्ड डेविएशन को 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर से बढ़ा दो। तो अगर आप पीछे वाली चीजें नहीं कर रहे तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या करोगे, 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर से बढ़ा दोगे। यू विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर। क्लियर है।
चलो सैम्पलिंग प्रोसीजर ये करके खत्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस से बोल रहा है a random sampling procedure shall be adopted to ensure that each concrete batch shall have a reasonable chance of being tested. जब भी आप टेस्टिंग करोगे आप ध्यान रखोगे क्या? whenever the testing will be carried out, आपको ध्यान रखना पड़ रहा है कि मेरे को हर जगह से कंक्रीट का सैंपल उठाना है। I have to collect the concrete sample from each and every point. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो फ्रीक्वेंसी रखोगे आप सैंपलिंग की वो डिपेंड कर जाएगा किसके ऊपर? क्वांटिटी ऑफ द कंक्रीट वर्क के ऊपर। तो जब आप फ्रीक्वेंसी रखोगे, the frequency of the sampling should depend upon what? The frequency of the sampling should depend upon the grade. In accordance to that, आपको टेबल बना के दे रखी है। देखो कितने मीटर क्यूब आपने काम किया, so quantity of the meter cube which is being worked, इसके हिसाब से नंबर ऑफ सैंपल्स निकल जाएंगे। अगर आप 5 मीटर क्यूब तक काम कर रहे हो तो एक ही सैंपल लोगे। एक सैंपल में कितने स्पेसिमेन होते हैं? 3 स्पेसिमेन होते हैं। 6 से 15 मीटर क्यूब कर रहे हो तो 2 सैंपल लोगे। 16 से 30 ले रहे हो तो 3 सैंपल लोगे, एंड सो ऑन। तो ये हमारा सैंपलिंग प्रोसीजर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू IS 456 व्हाट शुड बी द यूनिट वेट ऑफ प्लेन? तो 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। RCC होगा तो 25 ले लेना। द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन सी वाटर और व्हिच इज एक्सपोज्ड डायरेक्टली टू द सी कोस्ट इन केस ऑफ प्लेन कंक्रीट एज पर IS 456। अब देखो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो सी कोस्ट पे है, ये सवाल मैं आपको भी नहीं करा रहा। क्यों? क्योंकि सी कोस्ट के लिए आपको मैंने अभी एक्सपोजर कंडीशन नहीं बताई है। मैं आंसर तो बता दूंगा, आंसर इसका है M20। पर इस सवाल को करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि एक्सपोजर कंडीशन कितनी होती है। एक्सपोजर कंडीशन होती है, एक्सपोजर कंडीशन को मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा और उसके हिसाब से मैंने आपको पीछे टेबल दे रखी है कि पीसीसी में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या लगाना है। कहाँ गया? पीछे टेबल आई थी ना हमारी मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट वाली। दिस वाज द टेबल, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये रहा। तो ये एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट निकालनी पड़ेगी। तो सी कोस्ट के लिए मुझे पता होना चाहिए कि एक्सपोजर कंडीशन किस में फॉल करती है, तब हम इसको कमेंट कर पाएंगे। तो अभी क्योंकि मैंने वो टॉपिक डिस्कस नहीं किया है, सवाल को मैं डायरेक्टली नहीं बताना चाहता आपको, तो आंसर तो बता ही दिया M20। बाकी आगे डिस्कस करेंगे इस बात को डिटेल में। आई डिस्कस दिस पॉइंट इन डिटेल। व्हाट द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स प्रेजेंट इन द वाटर? अगेन ये तो IS 456 का सवाल है। ऑर्गेनिक सॉलिड 200 मिलीग्राम पर लीटर तक होने चाहिए। In mix design for M25, they assume standard deviation for estimation of target mean strength as recommended by IS 456। देखो M25 है, अभी पीछे टेबल से निकालो। M25 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ये रही, कितनी है? 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आंसर आ गया 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है पूरी कहानी? चलो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी कल की क्लास में करते हैं। सफिशिएंट बता दिया आपको आज। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।